तो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट एडवाइस में। यहाँ हम आज देखेंगे कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान की जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में। ये अध्याय 18 का है, मुद्रा एवं साख। तो इसमें हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा उपयोगी है, परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं। इस अध्याय का एक अच्छा सा अध्ययन है, संपूर्ण अध्ययन ही कहा जाए। तो इसमें कुछ जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के अंतर्गत में जैसे वैकल्पिक प्रश्न आते हैं, खाली स्थान भरने को हैं, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और दीर्घोत्तरीय जो प्रश्न हैं उनके बारे में हम आज जानेंगे। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं यहाँ कुछ प्रश्नों के बारे में। तो ये प्रश्न एक जो दिया हुआ है, बैंक में जमा रुपये को मुद्रा मानने के क्या आधार हैं। तो इसमें इसका जो उत्तर दिया हुआ है, वर्तमान समय में बैंक खाते में जमा रुपये मुद्रा का बड़ा और महत्वपूर्ण स्वरूप है। वर्तमान युग में इस वित्तीय लेन देन के लिए नकद के साथ हम नकद रहित व्यवहार भी करते हैं। कुछ वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए नगद रुपयों के अलावा हम चेक बुक, डेबिट कार्ड देते हैं। हम किन्हीं वस्तुओं सेवाओं को खरीदने पर दुकानदार या विक्रेता को चेक देते हैं। वह दुकानदार इस चेक को अपने खाते में जमा करा देता है। बैंक चेक प्रमाणित कर खाते में से उतनी रकम दुकानदार के खाते में हस्तांतरित कर देते हैं। इस प्रकार बैंक खाते में जमा रुपये मुद्रा का ही आधार है। इसके पीछे बैंक का विश्वास है। प्रश्न 2, साख से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है, साख किसी संस्था या व्यक्ति की वह स्थिति है जिसके आधार पर हम बाजार से कोई वस्तु ले सकते हैं या बैंक से ऋण ले सकते हैं। तो प्रश्न 3, यदि एक व्यक्ति जरूरत के समय 10,000 रुपये का ऋण 5 रुपये सैकड़ा के हिसाब से ले तो उसे 1 वर्ष बाद कितने पैसे देने होंगे। तो इसका उत्तर है, यदि व्यक्ति 10,000 रुपये 5 रुपये सैकड़ा के हिसाब से लेता है और वह 1 वर्ष बाद चुकाता है तो उसे 5 रुपया सैकड़ा के हिसाब से 1,000 रुपये पर 50 रुपये प्रति माह 10,000 रुपये पर 500 रुपये प्रति माह देने होंगे। अतः 1 वर्ष में 500 गुणित 12 बराबर 6,000 रुपये ब्याज। इस प्रकार उस व्यक्ति को 1 वर्ष बाद 16,000 रुपये चुकाने होंगे। तो बच्चों, ये हमारे जो मुद्रा एवं साख से अध्याय 18 कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान का विषय है। इसमें हम जो देख रहे हैं, अगला जो प्रश्न जो दिया हुआ है, प्रश्न 4, बचत खाता क्या है। वैसे आप लोग भी बचत खाता के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं और पाठ में दिया हुआ है। खाता के कुछ प्रकार भी हैं, उन प्रकारों के बारे में भी आप पढ़ रहे हैं उसके वो भली भांति। तो ये हम जो उत्तर जो यहाँ प्रश्नोत्तरी के रूप में दे रहे हैं, ये परीक्षा उपयोगी है, परीक्षाओं में आने योग्य प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों का हम भली भांति अध्ययन करने से हमें देखिए यहाँ अंदर में इन प्रश्नों का स्वरूप भी कभी कभी परिवर्तन हो जाता है जो परीक्षाओं में आते हैं। तो इन्हीं के अंदर से जो भी कुछ प्रश्नों का स्वरूप चेंज भी किया जा सकता है। यहाँ जैसे बचत खाता क्या है, इसे हम इस रूप में भी जान सकते हैं कि बचत खाता किसे कहते हैं, या आप बचत खाता से आप क्या समझते हैं। ऐसा कुछ भी प्रश्न का कुछ स्वरूप कुछ परिवर्तन के साथ आए तो उसे आप इस प्रकार से इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। तो बचत खाता क्या है, इसका उत्तर है, बचत खाते से हम जब चाहें पैसे निकाल सकते हैं या किसी को भुगतान करने के लिए चेक दे सकते हैं। यह हमारा पैसा है जिसे बैंक में सुविधा और सुरक्षा प्रदान करने के लिए रखा है। बैंक हमें यह वचन देती है कि मांगने पर यह पैसा हमें हमेशा उपलब्ध रहेगा, इसलिए इसे मांग जमा कहा जाता है। इस राशि पर बैंक 4% वार्षिक की दर से ब्याज देता है। प्रश्न 5, मुद्रा के प्राचीन एवं आधुनिक स्वरूप पर टिप्पणी कीजिए। यहाँ हम मुद्रा के प्राचीन एवं आधुनिक स्वरूप, मुद्रा के जो इसमें ये टिप्पणी लिखने के लिए ये जो प्रश्न आया है, वैसे ये दीर्घोत्तरी प्रश्न से है।
इसमें मुद्रा के जो प्राचीन स्वरूप के बारे में जानेंगे और आधुनिक स्वरूप, तो इसमें दोनों में क्या अंतर है उस, तो देखें उसका उत्तर क्या है। मुद्रा के प्राचीन स्वरूप। प्राचीन काल में लेन देन के लिए लोग धातुओं का प्रयोग करते थे, लेकिन रास्ते में इनकी चोरी का भय रहता था। अतः बाद में कुछ समस्याओं का समाधान सिक्कों के चलन से हुआ। सिक्के प्रामाणिक एवं निश्चित तौर के होते थे। धीरे धीरे धातु के सिक्कों के रूप में मुद्रा का प्रचलन व्यापक हो गया। व्यापार के बढ़ने के साथ सिक्कों में कुछ नई समस्याएं आने लगी। सामान खरीदने के लिए उन्हीं सिक्कों की ज़रूरत होती थी जो उस क्षेत्र में स्वीकार्य और चलते हों। हर क्षेत्र में अलग अलग सिक्के चलते थे। व्यापारियों की लेन देन के लिए एक तरह के सिक्कों को दूसरे में बदलने की ज़रूरत होने लगी। भारत में व्यापारियों ने इस समस्या का एक हल निकाला। इससे हर बार सिक्कों के ढेर एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाने पड़ते थे। जिस शहर में उन्हें चीज़ें खरीदनी होती, वे उस जगह के लिए एक हुंडी लिखवा देते थे। इस प्रकार पत्र मुद्रा का चलन आरंभ हुआ। ये है। आगे हम देखते हैं आधुनिक समय में मुद्रा के स्वरूप। हम जो अभी ऊपर में हमने देखा कि जो प्राचीन मुद्रा का स्वरूप था, अभी आधुनिक मुद्रा का स्वरूप, इसमें क्या परिवर्तन हुआ, प्राचीन मुद्रा में किस प्रकार के परिवर्तन किया गया। तो आज हमारे लिए भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। अभी तो वर्तमान में तो ऑनलाइन सुविधाओं का ऐसा चलन है कि हम मुद्राओं का क्षण भर में हम एक जगह से दूसरे जगह भेज सकते हैं। तो ये है आधुनिक मुद्रा का स्वरूप है जिसमें हम देख रहे हैं। देखिए, आज हम लेन देन के लिए रुपयों और पैसों का उपयोग करते हैं। इसका चलन है क्योंकि अब सब लोग इसे स्वीकार करते हैं। विश्वास बनाए रखने के लिए सरकार इसे कानूनी रूप से अधिकृत मान्यता देती है। यह वैधानिक होती है, इसलिए लेन देन में कोई भी इसे अस्वीकार नहीं कर सकता। वर्तमान युग में हम वित्तीय लेन देन के लिए नकद के साथ नकद रहित व्यवहार भी करते हैं। ये नकद रहित आज अभी वर्तमान में तो ये आप जानते हैं कि सरकार कैशलेस चलाना चाहती है कि सब लोग अपना अकाउंट से ट्रांसफ़र के माध्यम से लेन देन करें। तो इसी पर आधारित है कि कैशलेस जो ऑनलाइन भुगतान करके हम अपना जो नकद लेन देन को बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद कर दें और ऑनलाइन सुविधा का हम लाभ लें, ऐसा सरकार भी चाहती है। तो इसके उत्तर में आगे हम देखते हैं। हम कुछ वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए नकद रुपयों के अलावा चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि के द्वारा भी भुगतान करते हैं। बैंक हमारे खातों में जमा रुपयों के आधार पर चेक बुक, डेबिट कार्ड देते हैं। प्रश्न 6 है, बैंक के दो प्रमुख कार्यों। तो बैंक के दो प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, ये आगे देखते हैं। उत्तर है बैंक के दो प्रमुख कार्य। पहला है लोगों के पैसे जमा करने के लिए खाते खोलना। दूसरा लोगों की ज़रूरत के लिए कर्ज या ऋण देना। प्रश्न 7, यदि भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों पर नियंत्रण नहीं रखे तो मुद्रा एवं साख व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका उत्तर है मुद्रा एवं साख व्यवस्था को बनाए रखने हेतु रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों पर निगरानी रखने का काम करता है। बैंकों की व्यवस्था के कारण ही बैंक खाते मुद्रा का स्वरूप लेते हैं। यह व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक कई नियम बैंकों को लागू करती है। उदाहरण के लिए बैंकों को अपने सभी डिपॉजिट का 4% भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद में रखना होता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसके पास नकद की कमी ना हो। कई बार बैंक के प्रति अफवाहें फैलती हैं कि बैंक घाटे में चल रहे हैं, लोगों के पैसे सुरक्षित नहीं हैं। ऐसी स्थिति में आरबीआई को आगे आकर संभालना होता है, क्योंकि बैंकों की निगरानी करना उसका दायित्व होता है। भारतीय रिजर्व बैंक यह भी सुनिश्चित करता है कि बाजार में रुपये पैसे की कमी न हो। यदि रिजर्व बैंक बैंकों पर इस प्रकार के नियंत्रण नहीं रखेगा तो लोगों की जमा पूंजी बैंकों में खतरे में पड़ सकती है। यदि रिजर्व बैंक यह नियंत्रण नहीं रखेगा तो बैंकों की साख समाप्त हो सकती है।
प्रश्न 8, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेन देन करना चेक की तुलना में किन मायनों में ज़्यादा सुगम है? क्या इसके कोई खतरे भी हैं? आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो लेन देन करते हैं, ऑनलाइन हम एक दूसरे ट्रांसफ़र करते हैं, लेते हैं, देते हैं इससे, लेकिन अभी इसकी तुलना में जैसे जो चेक का भी भुगतान होता है, हम एक दूसरे को चेक देते हैं, चेक देने पर हम उसे भी हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ इसमें प्रश्न में यह लिखा हुआ है कि चेक की तुलना में किन मायनों में ज़्यादा सुगम है? क्या इसके कोई खतरे भी हैं? तो इसका उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेन देन चेक की तुलना में ज़्यादा सुगम है, क्योंकि इन माध्यमों से हम इंटरनेट बैंकिंग से घर बैठे लेन देन कर सकते हैं और यह तुरंत हो जाता है। जबकि चेक हम देते हैं जब सामने वाला व्यक्ति चेक अपने खाते में जमा करेगा, तब पैसा उसके खाते में जमा होगा। इसमें 1-2 दिन का समय लग सकता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेन देन में खतरा तभी है जब किसी को आपका यूजर आईडी और पासवर्ड मालूम हो जाए। ऐसी स्थिति में कोई भी आपके खाते का दुरुपयोग कर सकता है, अतः आवश्यक है कि समय समय पर पासवर्ड बदलते रहें और इसे सुरक्षित रखें। प्रश्न 9 है, मुद्रा किसे कहते हैं? मुद्रा क्या है? मुद्रा से आप क्या समझते हैं? इस प्रकार से ये जो प्रश्न है, तो इसका उत्तर होगा मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसके माध्यम से हम लेन देन का व्यवहार करते हैं। यह विनिमय का सबसे सरल माध्यम है। प्रश्न नंबर 10 है, प्राचीन काल में हुंडी का प्रयोग क्यों किया जाता था? तो इसका उत्तर है प्राचीन काल में मुद्रा के परिवहन से बचने के लिए हुंडी का प्रयोग किया जाता था। प्रश्न 11 है, बैंकों में ग्राहकों के पैसे किन किन खातों में जमा होते हैं? तो इसका उत्तर होगा बैंकों में ग्राहकों के पैसे जमा बचत खाता, चालू खाता, स्थायी जमा खाता, आवर्ती जमा खाता आदि में जमा होते थे। प्रश्न 12, मांग जमा राशि से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है बैंक में बहुत से खातेदार होते हैं जो अपना पैसा बैंक में जमा रखते हैं। अब बैंक की यह जिम्मेदारी होती है कि मांगने पर खातेदारों को नकद पैसा अदा करें। कभी ऐसा नहीं होता कि सारे खातेदार एक ही दिन अपने सारे पैसे निकालने बैंक आ जाएं। हर दिन कुछ ही लोग नकद पैसे निकालने आते हैं और कुछ लोग जमा भी करते हैं। बैंकों को अपने अनुभव से पता चल जाता है कि दिन भर में लगभग नकद पैसों की ज़रूरत होती है। उतने पैसों का बैंक प्रबंध करती है। इसी राशि को मांग जमा राशि कहते हैं। प्रश्न 13, डेबिट कार्ड क्या है? क्रेडिट कार्ड क्या है? तो इसका उत्तर है क्रेडिट कार्ड एटीएम की तरह एक कार्ड है जो बैंक प्रदान करता है। एटीएम से भुगतान आप तभी कर सकते हैं जब आपके खाते में पैसा जमा हो, लेकिन क्रेडिट कार्ड धारक के खाते में पैसा नहीं भी हो तो भी क्रेडिट कार्ड धारक एक निश्चित सीमा तक भुगतान व खरीदी कर सकता है। बाद में उसे वह पैसा क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनी को भुगतान करना होता है। प्रश्न 14 है, यदि हमें किसी खाते में बिना चेक लिखे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सीधे पैसे ट्रांसफ़र करना है तो यह कैसे किया जाता है? इसका उत्तर है ऐसा हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहला तो हम किसी के खाते में इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पैसा अपने खाते से दूसरे के खाते में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए हमें सामने वाले का खाता नंबर मालूम होना चाहिए। दूसरा तरीका है हम एटीएम के द्वारा भी बैंक में स्वाइप मशीन से या एटीएम से भी पैसा दूसरे के खाते में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। प्रश्न 15वां है, ऋण के लिए शर्तें जैसे ब्याज दर, समय, जमानत, गिरवी आदि की आवश्यकता क्यों पड़ती है? प्रत्येक शर्तों को समझाइए। यहाँ कुछ शर्त हैं। इसके लिए उत्तर है ऋण के लिए विभिन्न शर्तों की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। यहाँ ब्याज दर दिया हुआ है, ये एक शर्त है, यह कारण है। शर्तों का में एक कारण है ब्याज दर। जिस व्यक्ति के ने ऋण लिया है वह व्यक्ति के एवज में
यहाँ एक मिस्टेक होगी मुझसे। वह ऋण के एवज में किस दर से ब्याज देगा यह सुनिश्चित होता है, अन्यथा ऋण देने वाले को ऋण देने के जोखिम के बदले कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। प्रायः औपचारिक क्षेत्र के ऋणों में बैंक ब्याज की दरें निश्चित कर देता है ताकि इस संबंध में कोई विवाद न हो। ऋण लेने वाले व्यक्ति को ब्याज की राशि मूलधन के अतिरिक्त चुकानी होती है, यही ऋण देने वाले का लाभ होता है। अब इसका दूसरा कारण है समय। ऋण चुकाने के लिए समय सीमा भी निश्चित रहती है ताकि ऋण लेते समय ही यह तय हो जाए कि यह ऋण कितनी किस्तों में अदा किया जाएगा। अगला है जमानत। जमानत को समर्थक ऋणाधार कहते हैं। यह ऋण देने वाले के लिए इस बात की गारंटी देता है कि यदि ऋण लेने वाला ऋण अदा नहीं करेगा तो उसकी भरपाई जमानत या जमानतदार द्वारा की जाएगी। अब अगला है गिरवी। गिरवी भी एक तरह की जमानत है। ऋण लेने वाला व्यक्ति जो ऋण प्राप्त करता है उसके बदले में कोई कीमती वस्तु या गहने ऋण देने वाले के पास गारंटी के रूप में रखता है। इससे ऋण देने वाला इस बात के लिए निश्चिंत हो जाता है कि यदि ऋण लेने वाला ऋण नहीं चुका पाया तो वह गिरवी रखी हुई वस्तु से अपने पैसे की भरपाई कर सकता है।